आरपीएच एंड राजस्थान की किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले साथियों के लिए जो सीरियस है पढ़ाई को लेकर, क्योंकि सीरियस स्टूडेंट को पता होता है कि पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं एग्जाम में, तो हमने स्टार्ट किया था पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें आज अपन देखेंगे एसआई पेपर जो 2021 में हुआ था उसके जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक ज़रूर करना और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। दोबारा से मैं लोकेश चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कलयुगन एकेडमी पर। आज का अपना पहला क्वेश्चन, नायनार कौन थे? अपन सभी जानते हैं कि आलवार और नयनार दो प्रकार के संत थे। ये कौन से संप्रदाय से संबंधित थे? ये शैव संत थे। कौन से संत थे? शैव संत, आलवार और नयनार। दूसरा क्वेश्चन, आगरा नगर की स्थापना किसने की? आगरा जो नगर है उसकी स्थापना किसने की? तो आगरा नगर की स्थापना की सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की थी? आगरा नगर की। तीसरा क्वेश्चन, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश अधिकांशतः किन अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं? जो उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश है वो जो अक्षांश होते हैं वो किन अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं? तो याद रखना साथियों, 15 से 30 डिग्री उत्तर दक्षिण। ठीक है, 15 से 30 डिग्री उत्तर दक्षिण के बीच उष्णकटिबंधीय मरुस्थल पाए जाते हैं। और ये हमेशा याद रखना, जो पश्चिम भाग होता है उसमें पाए जाते हैं, किसी भी महाद्वीप के पश्चिम भाग में मरुस्थल पाए जाते हैं और वो पाए जाते हैं 15 से 30 डिग्री उत्तर दक्षिण में। चौथा क्वेश्चन, विश्व का सर्वोच्च पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है साथियों तिब्बत का पठार। और राजस्थान का कौन सा, आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक शंकुधारी वन वृक्ष है? तो शंकुधारी में अपन बात करेंगे तो महोगनी। महोगनी एक शंकुधारी वन वृक्ष है। छठा क्वेश्चन है, 1734 में अपने को पता है हुड्डा सम्मेलन हुआ था। सवाई जयसिंह ने जो ये हुड्डा सम्मेलन करवाया था, इसकी जो अध्यक्षता वो किसने की थी? महाराणा जगत सिंह ने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये किस लिए हुआ था? जो मराठा को हस्तक्षेप था उसमें राजस्थान के जो रजवाड़े में जो राजा थे उनको एकत्रित करने के लिए हुड्डा सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 1734 में। करवाया किसने? सवाई जयसिंह ने। और अध्यक्षता किसने की? जगत सिंह जी ने। सातवां क्वेश्चन, जो बर्मिंघम है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बर्मिंघम साथियों प्रसिद्ध है लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए। लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो बर्मिंघम। आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति है वो एकदम दर्रा न होकर पहाड़ी है? तो वह पश्चिमी घाट। सभी जानते हैं ये एक दर्रा नहीं है, पश्चिमी घाट। ये गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक एक पहाड़ी क्षेत्र है जो पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। नौवां क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा रबड़ का उत्पादन नहीं करता है? रबड़ का उत्पादन कौन सा करता है? तो याद रखना साथियों, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। जो तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, ये तो करते हैं रबड़ का उत्पादन, लेकिन जो तेलंगाना है वो रबड़ का उत्पादन नहीं करता है। मैप से आप याद रख सकते हो, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक ये तीनों क्या करते हैं? रबड़ का उत्पादन करते हैं, लेकिन तेलंगाना रबड़ का उत्पादन नहीं करता है। 10वां क्वेश्चन, किस प्रकार के लौह अयस्क में चुंबकीय गुण होते हैं? मतलब कौन सा लौह अयस्क है जिसमें चुंबकीय गुण होते हैं? तो वो है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में चुंबकीय गुण होते हैं। 11वां क्वेश्चन, कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र ब्रिटिश तकनीकी सहायता से लगाया गया था? जो लोहा इस्पात संयंत्र है और वो ब्रिटिश तकनीकी से टेक्नोलॉजी अपनी ब्रिटेन से ली थी, तो वो कौन सा लगाया गया था? तो वो लगाया गया था दुर्गापुर। याद रखना साथियों, दुर्गापुर। 12 नंबर क्वेश्चन है, जो मारमरा सागर है वो कहाँ पर स्थित है? वो किन किन के मध्य स्थित है? तो मारमरा सागर एजियन सागर एवं काला सागर के मध्य स्थित है। एजियन सागर और काला सागर के मध्य स्थित है मारमरा सागर। एजियन सागर एवं काला सागर के मध्य। 13वां क्वेश्चन एकदम राजस्थान का एकदम इजी सा क्वेश्चन है, मुकुंदरा पहाड़िया कहाँ पे स्थित है? तो मुकुंदरा पहाड़िया हाड़ौती प्रदेश में स्थित है। हाड़ौती के
पठार में स्थित है। 14 का क्वेश्चन, सोम अमला अंबा सिंचाई परियोजना का निर्माण किस जिले के लिए किया गया है? तो सोम कमला अंबा जो अपने को पता है दक्षिणी राजस्थान अपने यहाँ की ये नदियाँ हैं, और ये जो परियोजना वो किस जिले के लिए की गई है? तो ये की गई है डूंगरपुर के लिए। डूंगरपुर के लिए सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है डूंगरपुर में, याद रखना साथियों। 15 क्वेश्चन, किस खनिज में से सीमेंट चादरें, टाइलें, फिल्टर्स, बॉयलर्स तथा अन्य ताप निरोधक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है? ये जो सीमेंट चादर होती है, टाइल होती हैं, ये फिल्टर्स होते हैं, बॉयलर्स होते हैं, ये क्या है? ताप निरोधक वस्तुएं हैं, और इनका निर्माण किया जाता है एम्बेस्टोस जो खनिज होता है उससे। किस खनिज से? तो वो एम्बेस्टोस। 16 नंबर क्वेश्चन, गंगानगर शुगर मिल जो शुगर मिल है वहाँ से चुकंदर से चीनी बनाने का राजस्थान का सबसे पहला कारखाना जहाँ से चुकंदर से क्या बनाई थी? चीनी, वो कब स्टार्ट की थी? 1968 में। और कौन सी शुगर मिल थी? याद रखना साथियों, गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी पाइपलाइन केवल गैस का परिवहन करती है? केवल गैस का परिवहन करने वाली पाइपलाइन है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। दोपुर, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, ये केवल गैस का परिवहन करती है। मतलब इस पाइपलाइन से केवल गैस का आदान प्रदान हो सकता है। जो नाहरकटिया, नूनमती, बरौनी, इससे गैस के अलावा अन्य खनिज का भी जो परिवहन होता है। इसी प्रकार सलाया, कोयली, मथुरा और मुंबई से अंकलेश्वर तक ये पाइपलाइन है, यहाँ से एक से अधिक खनिजों का आदान प्रदान या परिवहन होता है। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन? ये किसकी पूछ रहा है? याद रखना साथियों, केंद्र में बाद में लगा था द्वैत शासन, और ये लगा था जो भारत शासन अधिनियम है 1935 के तहत केंद्र में द्वैत शासन लगा था। और प्रांतों में अगर आपसे द्वैत शासन पूछे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या 1919 याद रख लेना सीधा। 19 का क्वेश्चन है, सुमेलित करवा रहा है। इधर देखें, भारत संविधान के प्रावधान और कहाँ से ग्रहण किए गए हैं। पहला क्वेश्चन है विधि निर्माण की प्रक्रिया। तो साथियों याद रखना, विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो सबसे पहले जब अपना भारत किससे आज़ाद हुआ था? ब्रिटेन से। तो कानून वगैरह अपन कहाँ से सीखेंगे, कहाँ से बनाएंगे? जो पहले से चले आ रहे थे वो किसके चले आ रहे थे? ब्रिटिश संविधान के। तो वही अपने सेम अडोप्ट किए हैं ब्रिटेन से। दूसरा, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। एक न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, ये कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है यूएसए, न्यायिक पुनरावलोकन। तीसरा, स्वतंत्रता और जो समानता के सिद्धांत है वो कहाँ से? फ्रांस के संविधान से अपन ने बहुत सी चीज़ें अडोप्ट की है। तो स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत अपन ने फ्रांस के संविधान से लिए हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ, ये कनाडा के संविधान से ली गई है। तो इस प्रकार से पहले में बी, दूसरे में सी, तीसरे में ए, ये हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 2। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये एक नस्ल दे रखी है, किसकी नस्ल है? सोनाड़ी नस्ल। किसकी नस्ल होती है सोनाड़ी नस्ल? भेड़ की नस्ल होती है। अपने को ये सुमेलित करवा भी सकता है। सोनाड़ी नस्ल किसकी नस्ल है? तो भेड़ की नस्ल है। ये राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? तो याद रखना साथियों, सोनाड़ी नस्ल राजस्थान के उदयपुर जिले में पाई जाती है। 21 नंबर क्वेश्चन में एक कथन दिया हुआ है। यह कथन किसका? मैं आपके इस विचार से सहमत हूं कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश भी है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त सी हो जाती है, फिर भी यह परिसंघात्मक संविधान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह कथन बोला था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यह कथन साथियों याद रखना। 22 नंबर क्वेश्चन, राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य निम्नलिखित में से किस आधार समूह का कोई विभेद नहीं कर सकता? राज्य क्या कर सकता है? सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य, मतलब सभी के लिए एक अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है। यह सेवा लिंग, धर्म, मूलवंश या जाति से कोई विभेद नहीं करेगी। 4 वर्ड याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वर्ड। धर्म, लिंग, मूलवंश या जाति से नहीं,
एक सेकेंड, यह है धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग। धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग। धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग, इसके आधार पर जो राज्य है वो सार्वजनिक जो प्रयोजन उनके लिए अनिवार्य सेवा निरूपित कर सकता है और धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग पर के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा। जो 23 नंबर क्वेश्चन है वो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करता है? तो याद रखना साथियों, जो लोकसभा का अध्यक्ष है ये अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगर उपाध्यक्ष नहीं हो तो भी वो लोकसभा के उपाध्यक्ष के नाम से ही अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। 24 नंबर क्वेश्चन, राज्यों के किस समूह में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का मतलब जिसमें विधानसभा और विधानमंडल दोनों हो। तो वो कौन कौन से राज्य में है? तो वो 4 राज्यों में है, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। राजस्थान ऑप्शन से अपन काट सकते हैं, राजस्थान में नहीं है, ऑप्शन कट गया। राजस्थान, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। इनमें यूपी कॉमन है, यूपी कॉमन है, बिहार कॉमन है, बिहार दोनों में कॉमन है। अभी गोवा, गोवा में कहाँ से द्विसदनात्मक व्यवस्था होगी? छोटा सा तो राज्य है, तो यहाँ से अपन ऑप्शन काट सकते हैं। ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक। यूपी, बिहार और महाराष्ट्र, कर्नाटक। मैप से ज़्यादा याद रखते हैं तो मैप बनाकर जरूर देखा करो। 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं। इसके लिए साथियों कौन से आर्टिकल में यह प्रावधान है और किस प्रकार से ये करते हैं? तो देखिए, प्रत्येक सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन में अपन प्रस्ताव ला सकते हैं और उसकी कुल सदस्य संख्या, इसमें विशेष बहुमत और एक सामान्य बहुमत होता है। तो विशेष बहुमत क्या होता है? जिस प्रकार से लोकसभा में 543 सीटें हैं, मान लो क्या है ये, तो इसका बहुमत, इसके हाफ प्लस 1, ये तो कुल सदस्य संख्या का बहुमत हो गया। और उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, ये विशेष बहुमत बोला करते हैं इसको, कि जो प्रत्येक सदन है उसमें कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा ये प्रस्ताव क्या किया जाएगा? पारित किया जाएगा। ऐसे दूसरे सदन में भी जाएगा। मान लीजिए लोकसभा में ये पारित हो गया तो अब लोकसभा जो राज्यसभा उसमें भी 2/3 बहुमत से पारित होगा और राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। याद रखना साथियों, ये जो पूरा सिस्टम है वो एक ही जो सत्र है उसमें होना चाहिए। अभी तक किसी भी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायाधीश के लिए ये पारित नहीं हो पाया। कभी लोकसभा में पारित हो गया, अब पता है राज्यसभा में पारित होने वाला है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई है वो क्या करता है? अपना त्यागपत्र पहले दे देता है। पहले त्यागपत्र देने से क्या होता है? उसको जो उनकी सेवाएं हैं जैसे पेंशन, वेतन भत्ते, इनमें उनकी कोई रुकावट नहीं आती है। अगर त्यागपत्र नहीं देता है, हटाया जाता है, तो उनको पेंशन वगैरह नहीं मिलती है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपांतरण बताना पड़ेगा। नियम 2011 बिल्कुल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है? 2011 में जो एक नियम आया था पंचायती राज का, उसके अनुसार विशेष बैठक अपन बुला सकते हैं। विशेष बैठक जैसे 2 छोटी छोटी ग्राम पंचायत होती है तो उनको एक सम्मिलित रूप से एक बैठक अपन बुला सकते हैं। ये विशेष बैठक किस प्रकार से बुलाई जाएगी? ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 5%, जो ग्राम सभा के कुल सदस्य उनमें से कम 5% ग्राम सभा में सदस्य कौन से? जो वहाँ की मतदाता सूची में शामिल हैं, वो कम से कम 5% या 25 सदस्य। इनमें से जो भी अधिकों द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर विशेष बैठक कब बुलाई जा सकती है? ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 5% या 25 सदस्यों, इनमें से जो भी अधिक है, इनके द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर अपने विशेष बैठक बुला सकते हैं। अभी अपना क्वेश्चन नंबर आएगा 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक सेकंड,
राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की कामचलाऊ सरकार के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो साथियों, सभी जानते हैं जो केयर टेकर गवर्नमेंट किसकी थी ये कामचलाऊ सरकार, ये थी टीकाराम पालीवाल की। सबसे पहले टीकाराम पालीवाल, क्योंकि जय नारायण व्यास 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं, दोनों जगह से चुनाव हार जाते हैं, ये सीएम बनना चाहते हैं, इसलिए एक ऐसे व्यक्ति को जो मुख्यमंत्री बनाते हैं जो राजनीति से थोड़ा दूर था, वो था टीकाराम पालीवाल। इनको केयर टेकर जो सरकार थी उसका सीएम बनाया जाता है और इनके विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था। 28 नंबर क्वेश्चन, जो सूचना आयुक्त है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह की जाती है राज्यपाल के द्वारा। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विशाखा बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी विशाखा गाइडलाइन का संबंध है। जो विशाखा जो मामला हुआ था ये यौन उत्पीड़न से संबंधित था, तो सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइन का संबंध किससे? यौन उत्पीड़न को रोकना। 30 नंबर क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये रट लेना सीधा, यह तो सभी को याद भी रहता है कि 6 वर्ष। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के का कार्यकाल कितना होता है? तो होता है 6 वर्ष तक। 31 नंबर क्वेश्चन, यदि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त है तो भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसे संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देगा? तो याद रखना, अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है ना, तो राष्ट्रपति को अगर अपना त्यागपत्र देना है तो वो संबोधित उपराष्ट्रपति को ही करेगा, उसका पद ही तो रिक्त है, पद है तो सही ना, तो उपराष्ट्रपति। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राजस्थान लोक सेवा गारंटीड डिलीवरी अधिनियम के संबंध में क्या सही नहीं है? तो राजस्थान लोक सेवा गारंटी डिलीवरी अधिनियम के संबंध में क्या सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है, प्रारंभ में अधिनियम में 15 विभागों की 108 सेवाओं को शामिल किया गया। बिल्कुल सही बात है, प्रारंभ में जब स्टार्ट हुआ था तो 15 विभागों की 108 योजनाओं को शामिल किया गया। दूसरा ऑप्शन, सरकार ने सेवाएं प्रदान नहीं करने और उसमें देरी होने पर जुर्माने का प्रावधान किया। बिल्कुल सही बात है, जो सेवाएं प्रदान नहीं करने और उनमें देरी होने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया। तीसरा ऑप्शन है, नियत समय सीमा की गणना करते समय अवकाशों को शामिल नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। चौथा ऑप्शन, प्रथम अपील, द्वितीय अपील तथा पुनर्निरीक्षण आवेदन के साथ फीस नहीं, बिल्कुल नहीं देगी होगी। जो ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अभी 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल की पद के लिए शर्तें हैं? आर्टिकल 157 के आधार पर अपने को बतानी है। तो अच्छा, क्या शर्तें हैं? वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही बात है। वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। वह 35 वर्ष की आयु, बिल्कुल नहीं, यह शर्त नहीं है, योग्यता है उनकी। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक सेकंड, जो भारत का नागरिक है ये भी उनकी योग्यता में ही आता है। ये अपने को 158 के अंदर बताना, 157 हो जाता तो उसमें भारत का नागरिक होना चाहिए। ये 158 के आधार पर बताना है, तो वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, यह भी बिल्कुल सही बात है। और ये जो 35 वर्ष की आयु है और भारत का नागरिक है, ये 157 में आते हैं, योग्यता है। जो शर्तें हैं वो हो गई 2 और 3। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नरसिम्हा समिति संबंधित है। जो नरसिम्हा राव जो समिति थी वो किससे संबंधित थी? तो यह बैंकिंग संरचना सुधार। नरसिम्हा समिति किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या था?
जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसका मुख्य विषय क्या था, तो वो था तीव्र, अधिक समावेशी तथा सुस्थिर वृद्धि। तीव्र, अधिक समावेशी तथा सुस्थिर वृद्धि। 36 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक न्याय संतुलन है। सामाजिक न्याय संतुलन क्या है? व्यक्तिगत अधिकार एवं सामाजिक नियंत्रण के मध्य। किसके मध्य संतुलन है? व्यक्तिगत अधिकार एवं सामाजिक नियंत्रण के मध्य। 37 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार ने एक सुधार पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की। यह प्रोत्साहन पैकेज भारत के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था, तो यह था 10%। 38 नंबर क्वेश्चन, सार्वजनिक आवश्यकताएं जो उपभोक्ताओं की वरीयता के आधार पर संतुष्ट होती हैं कहलाती है। जो सार्वजनिक आवश्यकताएं हैं जो उपभोक्ताओं की वरीयता के आधार पर क्या होती है, संतुष्ट होती हैं, वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है मेरिट आवश्यकताएं। मेरिट आवश्यकताएं। 39 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार की पहल योजना संबंधित है। एक पहल योजना ये किससे संबंधित है, तो यह है उपभोक्ताओं के खाते में एलपीजी अनुदान स्थानांतरण। याद रखना साथियों, पहल योजना किससे संबंधित है, तो ये। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकास सूचकांक है का सूचक नहीं है, तो जीवन स्तर बिल्कुल है, शिक्षा है, जीवन प्रत्याशा है, पर्यावरण की स्थिति है, मानव की जो विकास सूचकांक है उसमें सूचक नहीं है। 41 नंबर क्वेश्चन, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के तहत बालिकाएं जो राजस्थान राज्य के से संबंध है और जिनका जन्म मान ली कि कब किस तारीख को हुआ था, उसकी पहली तारीख या उसके बाद हुआ है, वित्तीय सहायता के लिए क्या है पात्र है, तो वह जून 2016। अभी जो राष्ट्रीय योजना है उसका नाम बदलकर कौन सी योजना कर दिया गया और उसमें अभी कितने तक का प्रावधान है, ये तो आप कमेंट करके बताना। 42 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो सूक्ष्म सिंचाई के तहत किसानों को सभी श्रेणियों के लिए केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी का क्या अनुपात है। केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी क्या है, तो वह है 60-40, लगभग में अपने 60-40 ही है, याद रखना है। 43 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 1.0 के अनुसार किस जिले में, ये उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, छोड़ सकते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, जो जनगणना 2011 में हुई थी उसके अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो वो था जालोर। और महिलाओं में सबसे अधिक साक्षर कहाँ पे थी, तो वो थी कोटा। कोटा में सबसे अधिक साक्षर थी और सबसे कम जालोर। 45 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में नवजीवन योजना प्रारंभ की गई है। जो नवजीवन योजना है शराब के निर्माण में शामिल व्यक्तियों समुदायों के लिए उनको एक नया जीवन देना, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन, लेखांकन में समाहित है। लेखांकन है उसमें क्या क्या समाहित है, आंकड़ों के संग्रहण की प्रणाली एवं उक्त प्रणाली द्वारा सूचनाओं का प्रेषण, बिल्कुल सही बात है। लेन देन पर नजर रखना, बिल्कुल सही बात है। वित्तीय जानकारी देना, बिल्कुल सही बात है। तो ये तीनों ही शामिल है। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। कर बिल्कुल है, सरकारी व्यय बिल्कुल है, सार्वजनिक ऋण बिल्कुल है, लेकिन बैंक दर ये जो राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। 48 नंबर क्वेश्चन, पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है। जो पहाड़ पर कोई व्यक्ति चढ़ रहा है और वो आगे की ओर क्यों झुक जाता है, तो स्थायित्व बढ़ाने के लिए। जनरल साइंस का क्वेश्चन, इसको मान सकते हैं अपन। 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मानव शरीर में ग्लूकोज इस रूप में संग्रहित होता है। किस रूप में ग्लूकोज है वो संग्रहित होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में। ये आपने पीछे अपने पेपर सोल्व किए उनमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का कठोरतम पदार्थ क्या है। तो सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते हैं, दांत का जो इनेमल होता है वो सबसे कठोर भाग होता है। इस प्रकार से आज के अपने 50 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।